आदित्य, अनन्या और विक्रांत किले से बाहर निकल चुके थे, लेकिन आदित्य की घड़ी की सुइयां अब भी स्थिर थीं। यह केवल घड़ी नहीं थी। आदित्य को महसूस हुआ कि उसके चारों ओर समय की गति धीमी हो रही थी। पक्षी हवा में स्थिर हो गए। रेगिस्तान की रेत हवा में लटकी हुई थी और सूरज क्षितिज पर अटका हुआ था। अनन्या ने घबराकर पूछा, आदित्य, ये सब क्या हो रहा है? आदित्य ने चिरकाल ग्रंथ को कसकर पकड़ा और कहा, यह ग्रंथ शायद समय के प्रवाह को बाधित कर रहा है। मैंने इसे छेड़कर कुछ बड़ा परिवर्तन कर दिया है। जैसे ही वे रेगिस्तान के किनारे पहुंचे, अचानक एक विचित्र घटना घटी। उनके चारों ओर समय की खिड़कियां खुलने लगीं। अतीत के दृश्य, जैसे युद्ध के मैदान, प्राचीन शहर और पुरानी सभ्यताएं, हवा में प्रकट हो रही थीं। एक खिड़की से एक आदमी प्रकट हुआ, जो प्राचीन वस्त्र पहने हुए था। उसने आदित्य को घूरते हुए कहा, तुमने चिरकाल ग्रंथ की शांति भंग की है। अब समय का संतुलन बिगड़ रहा है। आदित्य ने जवाब दिया, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मैं सिर्फ इतिहास को समझने आया था। वह आदमी मुस्कुराया और बोला, समय को समझना आसान नहीं है। तुम्हें इसे ठीक करना होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें चिरकाल ग्रंथ को वापस उसके स्थान पर रखना होगा। वापस लौटना आसान नहीं था। जैसे ही वे किले की ओर बढ़े, समय की खिड़कियों से खतरनाक दृश्य बाहर निकलने लगे। महाभारत के योद्धा युद्ध में लिप्त हो गए और हवा में तीर चलाने लगे। मुगल सेना उनकी ओर बढ़ने लगी। भविष्य के रोबोटिक योद्धा भी प्रकट हो गए, जो सब कुछ नष्ट कर रहे थे। अनन्या ने चिल्लाकर कहा, अगर ये सब समय के छोर से बाहर आ गए, तो हमारा वर्तमान और भविष्य खत्म हो जाएगा। आदित्य ने कहा, हमें किले तक पहुंचना ही होगा, चाहे जो भी हो। किले के पास पहुंचते ही रक्षक फिर से प्रकट हुआ, लेकिन इस बार वह पहले से कमजोर लग रहा था। उसने कहा, तुमने ग्रंथ को स्थान से हटाकर मुझे भी कमजोर कर दिया है। अगर तुम इसे लौटाने में असफल हुए, तो पूरा ब्रह्मांड समय की अराजकता में डूब जाएगा। आदित्य ने कहा, मैं ग्रंथ को वापस रखूंगा। मुझे बताइए, कैसे इसे ठीक किया जा सकता है? रक्षक ने उत्तर दिया, तुम्हें ग्रंथ को सही क्रम में बंद करना होगा, लेकिन ऐसा करते समय तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा इस प्रक्रिया में समर्पित होगा। आदित्य ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, अगर यह मानवता को बचाने के लिए है, तो मैं तैयार हूं। आदित्य ने ग्रंथ को मूर्ति के सामने रखा। जैसे ही उसने ग्रंथ को सही क्रम में बंद करना शुरू किया, किले के चारों ओर समय स्थिर होने लगा। अतीत और भविष्य के दृश्य अपनी अपनी जगह लौटने लगे, लेकिन आदित्य का शरीर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला हो रहा था। अनन्या और विक्रांत ने उसे सहारा दिया और रोते हुए कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, आदित्य। ग्रंथ पूरी तरह से बंद होते ही रक्षक ने अपनी अंतिम शक्ति का उपयोग किया और कहा, तुमने जो किया है वह तुम्हें अमर बना देगा, लेकिन तुम इस दुनिया में अब एक साधारण व्यक्ति नहीं रहोगे। आदित्य ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि किला अब स्थिर था। रक्षक की मूर्ति फिर से जड़ हो गई थी। ग्रंथ अपनी जगह पर लौट चुका था, लेकिन जब अनन्या ने आदित्य से बात करने की कोशिश की, तो उसे एहसास हुआ कि आदित्य अब उनसे संवाद नहीं कर सकता। वह समय का एक हिस्सा बन चुका था। वह अब जीवित था, लेकिन सामान्य जीवन से परे। आदित्य ने अपनी अंतिम मुस्कान दी और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गया। वापस लौटते समय अनन्या और विक्रांत ने देखा कि आदित्य की घड़ी उनके हाथ में थी। वह घड़ी अब फिर से चल रही थी, लेकिन उसमें एक अजीब चिन्ह था, चिरकाल ग्रंथ का प्रतीक। अनन्या ने फुसफुसाते हुए कहा, आदित्य ने हमें बचा लिया, लेकिन वह अब समय का रक्षक बन गया है। रेगिस्तान की हवा में आदित्य की गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, मैं अब हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, हर समय के साथ। अनन्या और विक्रांत ने इस घटना को गुप्त रखने का निर्णय लिया, लेकिन जब वे वापस लौटे, तो उन्होंने देखा कि इतिहास के कई पन्ने बदल गए थे।